नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में अध्याय 9 जिसका नाम है श्वसन तंत्र या श्वसन संस्थान पार्ट 2 को सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुने। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। अगला टॉपिक है फुफ्फुस या फेफड़े, लंग्स। इनकी स्थिति यानी कि लोकेशन। फुफ्फुस संख्या में 2 हैं, एक बाईं ओर और दूसरा दाईं ओर। कंधे से वक्षोदर मध्यस्थ पेशी तक वक्ष गह्वर का अधिकांश फेफड़ों यानी लंग्स द्वारा भरा रहता है। दोनों फेफड़ों के मध्य भाग में टेंटुआ, भोजन की नली, महाधमनी और महाशिरा अवस्थित है। फेफड़े के निम्न भाग में कुछ बाईं ओर हृदय स्थित है। फेफड़ा 2 स्पंजी, गुलाबी और थैली नुमा रबड़ है। इनका नतोदर आधार वक्षोदर मध्यस्थ पेशी पर अवस्थित है। ध्यान रहे, यही पेशी वक्षस्थल को उदर से अलग करती है। फलतः इसे वक्ष उदर मध्यस्थ पेशी डायाफ्राम DIAPHRAGM डायाफ्राम कहते हैं। फेफड़ों का शीर्ष भाग गर्दन के पास रहता है। दायां फेफड़ा बाएं की अपेक्षा कुछ बड़ा लेकिन लंबाई में कुछ छोटा रहता है। संक्षेप में, हृदय, भोजन की नली, टेंटुआ, श्वास तथा रक्त की नलियों के साथ फेफड़े वक्षस्थल की सारी समाई में फैले हैं। वास्तव में प्रत्येक फेफड़ा एक वायुरुद्ध एयरटाइट गटर में स्थित रहता है। वायुमंडल से इनका संपर्क मात्र श्वास नली द्वारा रहता है। और अब इसकी बनावट, स्ट्रक्चर्स, STRUCTURE स्ट्रक्चर। फेफड़े दरारों द्वारा कई खंडों यानी लोब्स में विभक्त हैं। प्रत्येक खंड और उपखंड एक एक स्वतंत्र फेफड़े जैसा है। प्रत्येक खंड के लिए स्वतंत्र रूप से रक्त तथा वायु के आने जाने का प्रबंध है। फेफड़े दोहरी श्लैष्मिक झिल्ली प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा पूर्णतः आवेष्टित होते हैं। झिल्ली की एक तह फेफड़ों के ऊपरी सतह से और दूसरी तह वक्षस्थल की भीतरी दीवार से लगी रहती है। इस झिल्ली को फेफड़ों का बाह्य आवरण कहते हैं। इससे एक प्रकार का स्राव निकलता है जो दोनों तहों के बीच की सतह को तर रखता है। इनके तर रहने के कारण घर्षण कम हो जाता है और फेफड़ों का प्रसरण और संकुचन सुगमता से हो जाता है। फेफड़े ऊपर से देखने में चमकीले और चिकने मालूम पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में ये स्पंज जैसे स्पॉन्जी होते हैं। फेफड़े सूक्ष्म वायु नलियों, कोशिकाओं, वायु कोष्ठों तथा रक्त केशिकाओं द्वारा निर्मित हैं। ये चीजें संयोजक तंतुओं द्वारा संबद्ध हैं। इनमें रक्त केशिकाएं जाल सी फैली रहती हैं। दबाने से फेफड़े दब जाते हैं। इनमें हवा भरी रहती है। फलतः पानी में डालने पर वे उपलाते रहते हैं। और अब फेफड़ों की रक्त प्रणाली। ऊपर कहा जा चुका है कि हवा की नलियां फेफड़ों में जाकर शाखा प्रशाखाओं में विभाजित होती हुई असंख्य वायु कोष्ठों में समाप्त होती हैं। इस प्रकार फेफड़े वायु कोष्ठों और रक्त केशिकाओं से भरे हैं। वायु कोष्ठों की दीवारें बहुत पतली रहती हैं। इन्हें रक्त केशिकाएं आवेष्टित किए रहती हैं। फलतः रक्त केशिकाएं और वायु कोष्ठों के बीच केवल 2 पतली तहें होने से वायु कोश और केशिकाओं के बीच गैसों के आदान प्रदान में कोई रुकावट नहीं होती। अगला टॉपिक है, हम सांस कैसे लेते हैं। हाउ डू वी ब्रीथ। बाह्य श्वसन तंत्र के 2 समूहों में एक का वर्णन ऊपर हो चुका है। श्वसन क्रिया को संपादित करने वाले अंगों के दूसरे समूहों में पसलियां, पार्श्व पेशियां, वक्षोदर मध्यस्थ पेशी और उदर पेशियां प्रमुख हैं। इन्हीं की मदद से श्वसन की यांत्रिक क्रिया संपन्न होती है। अनुभव से हमें पता चलता है
कि सांस लेते समय हमारी छाती फैलती है और पसलियां ऊपर उठती हैं। जब पसलियां नीचे आती हैं और अंत में जब छाती सिकुड़ती है तो सांस बाहर निकल जाती है। गहरी सांस लेते समय इनमें प्रसार और संकुचन भी अधिक होता है। बिना इनके गतिशील हुए श्वसन क्रिया संभव नहीं। प्रायः छोटे बच्चों की श्वसन क्रिया में उनके पेट को उठते गिरते भी हम देखते हैं। अतः स्पष्ट है कि धड़ के इन भागों का संबंध श्वसन क्रिया से है। छाती का फैलना और संकुचित होना, या यूं कहें कि पसलियों का ऊपर उठना और नीचे गिरना स्वाधीन मांसपेशियों तथा लचीली पसलियों के कारण ही संभव होता है। साथ ही इस क्रिया में वक्षोदर मध्यस्थ पेशी डायाफ्राम का भी हाथ है, जिस पर हम यथास्थान विचार करेंगे। और अब हम जानेंगे वक्षस्थल के बारे में। वक्षस्थल वास्तव में एक वायुरुद्ध कोष जैसा है। इसमें हमारे फेफड़े अवस्थित हैं। श्वसन प्रणाली के अतिरिक्त और किसी भी मार्ग से वायु फेफड़ों में नहीं जा सकती। फलतः वायु दाब के कारण फेफड़े स्वभावतः फूली हुई अवस्था में रहते हैं। इसके दाब पर ही फेफड़ों का फैलना और संकुचित होना निर्भर है। इस भाग का दाब घट जाने से फेफड़े फैल जाते हैं और पुनः दाब बढ़ जाने से फेफड़े संकुचित हो जाते हैं। फेफड़ों के फैलने से वायु फेफड़ों के अंदर चली जाती है और इनके संकुचित होने से वायु फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। और अब इसकी कार्य प्रणाली। हमारे वक्षस्थल की अंतरापृष्ठ पेशियां इंटरक्रॉस्टल मसल्स स्वाधीन वर्ग की हैं। फलतः यह स्वयं फैलती और संकुचित होती रहती हैं और यह क्रिया आजीवन होती रहती है। सांस लेते समय इनके संकुचन से प्रशुकाएं यानी रिब्स ऊपर उठ जाती हैं। इनके उठने से छाती का विस्तार तीनों दिशाओं ऊपर नीचे आगे पीछे और अगल बगल में हो जाता है। फलतः छाती की समाई बढ़ जाती है। इसके भीतरी भाग का दाब कम हो जाता है। फेफड़े फैल जाते हैं और वायु इसके अंदर चली जाती है। प्रशुकाएं लचीली होती हैं, अतः यह स्वतः अपनी पहली अवस्था में आ जाती हैं। संभवतः अंतरापृष्ठ मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, जिसके कारण छाती के भीतरी भाग की समाई घट जाती है। फलतः वायु का दाब बढ़ जाता है, फेफड़े दब जाते हैं और वायु उनसे बाहर निकल जाती है। और अब रक्त का दूषित होना। हमारे शरीर के विभिन्न भागों में, विशेषकर मांसपेशियों के तंतुओं में ऑक्सीजन की क्रिया हमेशा होती रहती है। फलस्वरूप उन स्थानों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल वाष्प हमेशा तैयार होते रहते हैं, जिनका शरीर से बाहर निकल जाना बहुत जरूरी है। साथ ही ऑक्सीकरण क्रिया के लिए हमारे शरीर के इन तंतुओं को ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है। यह ऑक्सीजन इन्हें सांस द्वारा ली गई हवा से प्राप्त होती है। और अब अगला टॉपिक, फेफड़े और रक्त का शुद्धिकरण, लंग्स एंड ब्लड प्योरिफिकेशन। वास्तव में शरीर के विकारों को निकालने के बहुत से अंग हैं। साधारणतः रक्त के घुलनशील विकार रक्त में मिले रहते हैं। शरीर में परिभ्रमण करता हुआ रक्त जब विकार उत्पादक अंगों में पहुंचता है, तब वह स्थान विशेष पर उत्पन्न विकारों को ग्रहण कर लेता है और इन्हें शरीर के बाहर निकाल देता है। शरीर के विकारों को बाहर निकालने वाले अंगों में फेफड़ों यानी लंग्स की मुख्य भूमिका है। जब विकार युक्त रक्त फेफड़ों में पहुंचता है, तब यह रक्त से नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प लेकर बाहर निकाल देते हैं। विकारों को निकालने के अतिरिक्त फेफड़े और भी काम करते हैं। नंबर 2, ऊतकों में ऑक्सीकरण क्रिया के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जिसका उल्लेख आगे किया गया है। यह ऑक्सीजन फेफड़ों की मदद से ही प्राप्त होती है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक लौह लवण के कारण है, जिसका विशेष गुण यह है कि जब यह हवा के संपर्क में आता है, तब हवा से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। और अगला पॉइंट है दूषित रक्त का शुद्धिकरण। विकार युक्त रक्त जब शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में आता है, उस समय ऑक्सीजन से युक्त शुद्ध हवा फेफड़ों में भरी रहती है। शुद्ध हवा के संपर्क में आने से रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है। श्वसन की वायु में ऑक्सीजन लगभग 20% रहती है, लेकिन प्रश्वसन की वायु में उसकी मात्रा लगभग 16% ही रह जाती है। ऑक्सीजन युक्त चमकीला रक्त फेफड़ों से अब हृदय के बाएं ग्राहक कोष्ठ में लौट आता है। बाएं ग्राहक कोष्ठ से रक्त फेफड़ों में बाएं क्षेपक कोष्ठ में और फिर वहां से पुनः बड़ी छोटी धमनियों द्वारा सारे शरीर में भेज दिया जाता है। और लास्ट पॉइंट है
शुद्ध रक्त का पुनः प्रदूषित होना। कोशिकाओं से होकर जाते समय तंतु रक्त के ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें छोड़ देते हैं। फलस्वरूप जब यह रक्त पुनः फेफड़े में पहुंचता है उस समय बहुत कम ऑक्सीजन इसमें बची रह जाती है। ऑक्सीजन के अभाव में तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता के कारण लाल चमकीला शुद्ध रक्त पुनः दूषित होकर स्याही लिए मैले लाल रंग का हो जाता है। शुद्ध हवा के संपर्क में आकर यह पुनः शुद्ध हो जाता है। क्लास 10 होम साइंस फिजियोलॉजी की बुक के चैप्टर 9 के प्रश्नावली। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न, सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखें। पहला प्रश्न इसके अंदर इनमें सही कथन कौन सा है? क, सभी सजीव सांस लेते हैं। ख, सभी सजीव सांस नहीं लेते। ग, टेबल बेंच सांस लेते हैं। घ, सभी निर्जीव सांस लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्वास द्वारा निकलने वाली गैस है क, ऑक्सीजन, ख, हाइड्रोजन, ग, नाइट्रोजन, घ, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 3, शरीर का ताप बढ़ने से नाड़ी गति में क, वृद्धि होती है, ख, कमी होती है, ग, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, घ, रुकावट आ जाती है। चौथा प्रश्न, दूषित वायु को शुद्ध करने वाला अंग है क, दिल, ख, गुदा, ग, प्लीहा, घ, फेफड़ा। पांचवा प्रश्न, श्वास नली का ऊपर वाला भाग कहलाता है क, टेंटुआ, ख, टॉन्सिल, ग, स्वरयंत्र, घ, उपजिह्वा। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग डैश है। दूसरा, श्वास नली के ऊपर वाले भाग को डैश कहते हैं। नंबर 3, वायु का आदान प्रदान श्वसन तंत्र के डैश से होता है। चौथा पॉइंट, फेफड़े के अंदर हवा खींचने वाली क्रिया को डैश कहते हैं। पांचवा, श्वसन की वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग डैश प्रतिशत रहती है। और इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, स्वर यंत्र कहाँ अवस्थित रहता है, इसके क्या कार्य हैं? नंबर 2, उपजिह्वा कहाँ अवस्थित रहती है, इसके कौन कौन से कार्य हैं? तीसरा प्रश्न, श्वसन क्रिया से हमें क्या लाभ हैं? प्रश्न नंबर 4, मानव फुफ्फुस का चित्र खींचकर उसके प्रत्येक अंग के बारे में लिखें। पांचवा प्रश्न, श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों उपयोगी नहीं है? और अंत में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला प्रश्न, हम कैसे सांस लेते हैं, समझाकर लिखें। दूसरा प्रश्न, हम सांस क्यों लेते हैं, सांस क्रिया में फेफड़ों का क्या काम है? तीसरा प्रश्न, फेफड़ों में दूषित रक्त का शुद्धिकरण कैसे होता है, वर्णन करें। चौथा प्रश्न, श्वसन तंत्र के प्रमुख अंगों के नाम लिखें और प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण दें। चैप्टर 9 में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।